नमस्कार। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स वो मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन होते हैं जो मिस्ड पीरियड से पहले यूज किए जाते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, वो चाहे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या एक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शन हो। पोस्ट कॉइटल पिल, मॉर्निंग आफ्टर, प्लान बी, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये सब नॉमेनक्लेचर सिनोनिम है। हालांकि WHO ने जो स्ट्रांगली एडवोकेट किया है वो है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, और इसे इंटरनेशनल मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड ने भी फॉर्मली एक्सेप्ट किया है। ओल्डन टाइम्स में बहुत सारे हर्बल ड्रग्स, काढ़ास, कंकॉक्शंस, ब्रूज यूज किए जाते थे फीमेल से प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए। इमरजेंसी सिचुएशंस में विजाइनल क्लींजिंग और डोशिंग की जाती थी विद लेमन, विनेगर, हर्बल ड्रग्स। फिजिकल पोस्चर्स एडवाइस किए जाते थे, जैसे जंपिंग बैक, स्क्वाटिंग, स्नीजिंग, होल्डिंग ब्रेथ ड्यूरिंग क्वाइटस। सेल्फियम एक हाईली प्राइस्ड मेडिसिनल प्लांट था। ग्रीस में ये 1st सेंचुरी AD में इट वेंट इनटू एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओवरग्रेजिंग, ओवर हार्वेस्टिंग एंड क्लाइमेट induced desertification in a narrow strip of land in Cyrene, present day Libya। जो प्रेजेंट डे लीबिया है, इस कंट्री में एक नैरो स्ट्रिप पे इसकी कल्टीवेशन होती थी और ये एक्सटिंक्ट हो गया अपने ओवर यूज, मिस यूज की वजह से। एक केसिया प्लांट का बार्क हनी के साथ मिक्स करके एक वेजाइनल सपोजिटरी यूज की जाती थी एज स्पर्मिसाइड। सेल्फियम के एक्सटिंक्ट होने के बाद इसका सब्स्टिट्यूट माना गया एस्पर्टिटा हींग प्लांट को। हालांकि इसकी पंजेंट गार्लिक की ऑर्डर जो थी वो एक रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर था और इसका मिसयूज कम हुआ। ये सब ड्रग्स और हर्ब्स इनइफेक्टिव तो थे ही, साथ ही साथ ये हार्मफुल भी होते थे, टॉक्सिक होते थे, विजाइना में बर्न्स होते थे। सो रिसर्च, डेवलपमेंट और टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ ओवर डिकेड्स जो न्यू ड्रग्स एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए, ये सेफ हैं और इफेक्टिव हैं, और इन्हीं पे मैं बात करूँगा। 1970s में कंजुगेटेड एस्ट्रोजन, हाई डोज इथाइल एस्ट्राडियोल ये यूज़ किया जाता रहा एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। इसके सिस्टमिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स होते थे। 1974 में डॉक्टर अब्राहम एल्बर्ट ज़स्बी ने अपनी प्रेजेंटेशन की, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया विद यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। इसमें इथाइल एस्ट्राडियोल 0.1 मिलीग्राम और नॉर्जेस्ट्रॉल 1 मिलीग्राम और लेवोनोजेस्ट्रॉल 0.5 मिलीग्राम यूज किया गया। इसे ज़स्बी रजीम का नाम दिया गया 1977 में, और ये इसको वाइडली प्रैक्टिस किया गया, इस ड्रग को यूज़ किया गया। हालांकि इसके भी सिस्टमिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स थे। यहाँ तक एफिकेसी की बात की, 75% एफिकेसी। नॉर्मल सिंगल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एट एनी रैंडम डे ऑफ मेंसेस प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं 8%, और ज़स्बी यूजर्स में ये रिड्यूस होके 2% हो गया। सो 75% एफिकेसी था। दो थ्योरेटिकल रिस्क थे इसके यूज़ के साथ, स्पेशली एस्ट्रोजेंस के यूज़ के साथ। फर्स्ट जो था वो वेजाइनल एडिनोसिस, एडिनोकार्सिनोमा इन चिल्ड्रन, और दूसरा लिम्ब और कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स। हालांकि WHO ने कंसीडर किया कि ये रिस्क जो है बड़ा रिमोट है, ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं ये ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले यूज़ करने हैं, और दूसरा इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो ब्लास्टोसिस्ट इमीडिएटली या इम्प्लांटेशन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो रेजिस्टेंट होती है टू द ड्रग्स। WHO ने कैटेगोरिकली स्टेट किया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस इससे ओरल कंट्रासेप्टिव से बढ़ता नहीं है। दूसरा, टेट्रोजेनिसिटी नहीं होती, और तीसरा, इन केस प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो गई हो तो ये ड्रग्स जो हैं ये इनइफेक्टिव होते हैं, ये फेल होते हैं क्योंकि ये एबॉर्टिफिशिएंट नहीं है। यहाँ तक साइड इफेक्ट्स की बात है, सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो है नास्टिया, 50% केसेस में होता है। इसको अवॉइड करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जा सकता है। ड्रग को हम बेड टाइम ले सकते हैं इंसिडेंट्स रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना होता,
इसको मिल्क के साथ या फूड के साथ लेने से जो नाशिया है वो रिड्यूस किया जा सकता है। 20% केसेस में वॉमिटिंग होती है यूजर्स में। इसको रिड्यूस करने के लिए अगेन एंटीबायोटिक, अगर विद इन 2 आवर्स ऑफ इनटेक ऑफ टेबलेट अगर वॉमिटिंग होती है तो हमें ड्रग को रिपीट करना होता है। और तीसरा, इसको अवॉइड करने के लिए हम विजाइनल भी टेबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट जो कॉमनली देखा गया वो रेगुलर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग नॉर्मली 3 to 7 डेज के अंदर होनी चाहिए, और इनके 7 डेज तक ब्लीडिंग अगर नहीं होती तो हमें प्रेगनेंसी रूल आउट करनी होती है। और लास्ट, जो कि ये एक हार्मोन है, तो इसके साइड इफेक्ट्स में हेडेक, डिजीनेस, मलेज, जनरल वीकनेस, गिडीनेस और ब्रेस्ट टेंडरनेस नोटेड है, और जिसके लिए एस्प्रिन जो है वो पर्पस सॉल्व करती है, ये रिलीव कर सकती है इन सिम्टम्स को। प्रेजेंट डे जो कॉमनली यूज्ड ड्रग फॉर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है वो है लेवोनर्जिस्ट्रोल। 1.5 मिलीग्राम सिंगल टेबलेट होती है। विद इन 3 डेज ऑफ द एक्ट इसको हम यूज कर सकते हैं। WHO की एक डबल ब्लाइंड रैंडम स्टडी, कंपैरिजन स्टडी है, जिसका कंक्लूजन था कि लेवोनर्जिस्ट्रोल के यूज के बाद जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.1% है। जस्पी यूजर्स के साथ 3.2। प्रेगनेंसी प्रिवेंशन जो है वो 85% करती है लेवोनर्जिस्ट्रोल, जबकि जस्पी केस में ये प्रिवेंशन 57% है। अभी जो ड्रग अवेलेबल है लेवोनर्जिस्ट्रोल है, ये OTC ड्रग है 2005 से, और फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है सिंस 2002 इन ऑल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स अंडर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। लेटेस्ट ड्रग एक अलीप्रिस्टल है, ये 30 मिलीग्राम, ये सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। 30 मिलीग्राम टेबलेट लेंगे, इट कैन बी टेकन अप टू 5 डेज। नॉर्मली ये हार्मोनल जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं या डिले करते हैं। लेकिन यहाँ तक लेवोनर्जिस्ट्रोल है, ये अर्ली फेज में ही काम करती है, सो तभी इसको विद इन 3 डेज लेना होता है, जबकि अलीप्रिस्टल LS सर्ज को स्ट्रांगली इनहिबिट करती है, और इन केस LS सर्ज इनिशिएट भी हो गई हो तो ये सक्सेसफुल होती है इन इनहिबिटिंग LS सर्ज। सो 5 डेज तक इसको ड्रग को हम ले सकते हैं। हालांकि ये ड्रग OTC ड्रग नहीं है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है फॉर परचेजिंग दिस ड्रग। यहाँ तक साइड इफेक्ट्स की ड्रग इंटरेक्शंस की बात है। ये ड्रग अलीप्रिस्टल को अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग है तो ब्रेस्ट फीडिंग को 7 डेज के लिए अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये मिल्क के साथ मिल्क में स्क्रीट होता है। दूसरा, एंजाइम इंड्यूसर्स अगर पेशेंट ले रहा है, जैसे फेनिटाइन, टोप्रामेड, सेंटोजॉन, तो इन केसेस में ये ड्रग का इफेक्ट जो है वो नलीफाई होता है, रिड्यूस हो जाता है। तीसरा, वाइट ग्रेप यूज जो है वो अलीप्रिस्टल यूजर्स को नहीं लेना होता, क्योंकि इसमें फुरेन कोमरिन्स होते हैं, वो इनहिबिट करते हैं एंजाइम इंड्यूसर्स को, जिसकी वजह से इसका ड्रग इंक्रीज लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है। अप टू 5 डेज ऑफ द एक्ट हम कर सकते हैं। हैस्पल की एक स्टडी थी, उसमें उसने कंक्लूड किया है कि ये अप टू 7 डेज भी प्रॉपर्टी इंसर्ट की जा सकती है फॉर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, और इसका सक्सेस रेट उन्होंने 100% बताया है। जहाँ तक ऑन एन एवरेज जो इसका सक्सेस रेट है
फेलियर रेट है वो लेस देन 0.1% है. सो ये ऑफ ऑल द इमरजेंसी कंट्रोल ये हाईली सुपीरियर है. हालांकि इसके लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए होता है और एक माइनर प्रोसीजर है इंसर्शन के लिए. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जहाँ तक बात है तो ये एक कॉपर एक फॉरेन बॉडी है. यूट्रस में हम इंसर्ट करने हैं, फॉरेन बॉडी इंसेक्शन होती है. इसमें सेलुलर और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में. कॉपर जो अपने आप में एक गेमेटोटॉक्सिक है, स्पर्मिसाइडल है. फॉरेन बॉडी इंटरेक्शन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स मैक्रोफेजेस वो इनगल्फ करते हैं ओवा और स्पर्म को और फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होने की वजह से यूट्रस बॉडी में और ट्यूब्स में मोटिलिटी इंक्रीज होती है और फर्टिलाइजेशन नहीं होती. कुछ एक ड्रग्स भी ऑन ट्रायल बेसिस यूज़ किए गए फॉर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, जैसे डेनोजॉल था, LHRH एनालॉग थे. हालांकि इनकी सक्सेस कोई अच्छी नहीं थी. माइफेप्रिस्टोन भी एक ड्रग है जो यूज़ किया जाता है एट टाइम्स फॉर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन. थैंक यू.